वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम असेसमेंट प्रोसीजर में रिटर्न फाइलिंग पे हैं और रिटर्न फाइलिंग में हमने काफ़ी 139 के सेक्शन सब सेक्शन देख चुके हैं हम, बट थोड़ा बहुत रहता है हमारे पास जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। और आज की इस क्लास के बाद से आपको, अभी तक आपने ये देखा कि एक इंडिविजुअल या फिर एक एसएससी क्या करता है, और आगे अब हम देखने वाले हैं आज की क्लास के बाद से कि डिपार्टमेंट कैसे, जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो डिपार्टमेंट उसे कैसे चेक करता है, फिर आपके ऊपर वो क्या एक्शन लेता है। वो आपके ऊपर असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट कर सकता है, या फिर वो आपके ऊपर रेट भी कर सकता है और फिर आपके ऊपर जो है फ़ाइन और पेनल्टी लगा देता है। एंड उसके बाद से हम फ़ाइन और पेनल्टी के बाद से हमारा ये पूरा असेसमेंट का प्रोसीजर जो है ख़त्म हो जाता है, जब हम ये देख लेंगे कि फ़ाइन और पेनल्टी लग गया। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज़ क्लास विदाउट एनी डिले। एंड इफ़ यू वांट टू टेक फेस टू फेस क्लास देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ईमेल आईडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले आप लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है एसएससी के बारे में भी कुछ सोच लेती है, और ऐसा ही कुछ इस सेक्शन में भी गवर्नमेंट ने एसएससी के बारे में सोचा था, जब ये कहा था कि हो सकता है कि कोई जेन्युइन रीज़न हो, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इस सेक्शन में। दिस इज़ नॉट ए सेक्शन, एक्चुअली एक सर्कुलर है 9/2015। तो इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको जो है प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो आपने लेट रिटर्न फाइल किया है, आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाए, दिस इज़ ड्यू टू सम रीज़न। मान लो लॉस है, हमारे पास 200 लाख का लॉस है या फिर 300 लाख का लॉस है, और वो हमने लेट रिटर्न हम चाहते नहीं थे फाइल करना, हम अपनी ड्यू डेट के दिन फाइल कर रहे थे, बट हमारे साथ कुछ ऐसा, हमारी फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमने रिटर्न नहीं फाइल किया, या फिर हम फाइल तो कर रहे थे बट इनकम टैक्स का जो सर्वर है वो काफ़ी स्लो चल रहा था और 12 बज गया, हमारा रिटर्न फाइल नहीं हो पाया। तो आपको कुछ अपनी जेन्युइन हार्डशिप दिखानी पड़ेगी कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, दैट इज़ वाई आई कुड नॉट फाइल रिटर्न अप टू ड्यू डेट। और इसलिए गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर के आई कि आपका अगर लॉस है तो हम आपके लॉस को इस जो आपने लेट रिटर्न फाइल किया है उसको जो है हम कंडोन कर देंगे, और आपको जो है जो आपका लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करने का आपको जो है प्रोविज़न मिल जाएगा, और अगर आपका रिफ़ंड है तो वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविज़न मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है सीआईटी। अगर आपका लॉस जो है अप टू 10 लाख तक है तो सीआईटी के पास पावर है वो कि वो आपके डिले ड्यू डेट को कंडोन कर दे, और कंडोन करने के बाद से जब उसने कंडोन कर दिया दैन यू आर एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस। और अगर लॉस जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है बट 50 लाख तक है तो आप जाएंगे चीफ सीआईटी के पास, और अगर लॉस जो है वो मोर देन 50 लाख है तो आप जाएंगे सीबीडीटी के पास। और अगर मैं लॉस बोल रही हूँ, लॉस की जगह अगर मैं रिफ़ंड बोलती तो भी आपको इन अथॉरिटी के पास ही जाना पड़ता, सेम फॉर रिफ़ंड ऑल्सो। दूसरा है पॉइंट आपको कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंडोनेशन जो है ये आपको नहीं मिलेगा 6 ईयर फ्रॉम असेसमेंट ईयर। सपोज़ करो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, प्रीवियस ईयर 21-22, इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया 22-23, एंड नाउ जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है पहले उसके असेसमेंट ईयर में आ जाइए, और उसके बाद से इस असेसमेंट ईयर के 6 साल को काउंट करिए। यहाँ पे आएगा 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29, मतलब यहाँ पे 28-29 आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पे 28-29 आ रहा होगा। तो इस असेसमेंट ईयर के एंड में आ जाइए आप, और यहाँ से 6 साल तक काउंट करिए कि 6 साल तक का 1 2 3 4 5 यस 6 ईयर हमारे पास टाइम लिमिट होता है। अगर 6 साल में, इन 6 साल में आप इन अथॉरिटी के पास चले गए और जाके बोल दिया कि मेरा जो लॉस है या मेरा जो रिफ़ंड है उसको कंडोन कर दो, प्लीज़ मुझे मेरा लॉस दे दो, या प्लीज़ मुझे मेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने दो, या मुझे मेरा रिफ़ंड दे दो, देन अलाउड। इस 6 साल के बाद 28-29 के बाद से आपको ये कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको सिर्फ ये लॉस के साथ नहीं मिलता है, ये रिफ़ंड के साथ भी आपको बेनिफिट मिलता है कि इफ़ यू हैव रिफ़ंड, और अगर आप चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो कंडोन कर दे, आप गलती से उस दिन फाइल करना भूल गए थे, आपको पता नहीं था कि सिर्फ आप ड्यू डेट तक ही फाइल कर सकते हैं, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आपको हम रिफ़ंड तो दे देंगे, बट आपको एक चीज़ में हम पेनलाइज कर देंगे, और वो ये कि हम आपको उस रिफ़ंड पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन रिफ़ंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंडोनेशन ऑफ डिले द सर्कुलर नंबर 9/2015। अब हम आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट वी हैव इज़ डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न में जो है सेक्शन है हमारा 139 सब सेक्शन 9। और डिफेक्टिव रिटर्न जो है एक्चुअली ये सेक्शन जो है बहुत ही थ्योरेटिकल हो गया है। प्रैक्टिकली इसमें 1-2 पॉइंट है जो कि याद रखने लायक है, बट एमसीक्यू में आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पॉइंट आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा डिफेक्टिव रिटर्न का पॉइंट नहीं हो। सो जो मैंने पॉइंट 5 लिख रखे हैं एटलीस्ट उनको ध्यान रखिए। सो डिफेक्टिव रिटर्न होने के लिए ऐसा हो सकता है, सबसे पहले अगर आपने रिटर्न प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं दिया, जैसे आपके ऊपर ITR 1, 2 अगर आपने उसमें नहीं दिया तो आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको देखें, थ्योरेटिकली तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बन सकता है आपका MCQ का, बट प्रैक्टिकली इसको देखें तो सभी लोग पर्टिकुलर उसमें अपना रिटर्न फाइल करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने नहीं भी फाइल किया तो आपके पास AIS में इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपने कुछ छोड़ा है तो पकड़ में आ जाओगे। फिर से हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। एक पुराना ज़माना होता था जिसमें टैक्स कंप्यूटेशन जो है एक्सेल में हुआ करता था और एक्सेल में होने के बाद से जो है वो कंप्यूटेशन लगाते थे, बट अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं और सॉफ्टवेयर नहीं भी है, अगर आप अपना खुद का रिटर्न फाइल करते हो तो जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी होती है उसमें खुद ही कैलकुलेशन आपका हो जाता है। थर्ड है हमारा प्रूफ ऑफ टैक्स, TDS, TCS। इसको भी हमको प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूटिलिटी है, आपने देखा होगा कि आपके पास एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप TDS, TCS का 26 ईयर्स का अपना डिटेल जो है वो फेच कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली इसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्थ पॉइंट है हमारा इफ़ ऑडिटेड। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली लगता है, इफ़ ऑडिटेड देन ऑडिट रिपोर्ट, PL एंड बैलेंस शीट। अगर ऑडिट हुआ है तो फिर आपको अपने रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी लगानी है, और अगर आपका कॉस्ट ऑडिट हुआ है देन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी लगानी है। तो अगर ये 5 चीज़ें अगर आपने नहीं की, जो कि 3 चीज़ें तो प्रैक्टिकली करते ही नहीं हैं हम, इसके बिना जो है हमारा काम ही नहीं हो सकता, ये 3 चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, बट ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऑडिट हुआ है तो आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट, PL एंड बैलेंस शीट भी लगानी है, और अगर कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी लगानी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मान लो एओ ने कुछ देखा कि अरे ये रिटर्न तो डिफेक्टिव है, आपने कुछ किया, कुछ उसे डिफेक्ट मिल गया, तो वो आपको ऐसा नहीं कि रिटर्न डिफेक्टिव है तो आपके ऊपर बरस जाएगा, एकदम से रेडी कर देगा, नहीं। पहले वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा किस चीज़ का, रेक्टिफाई करने का। वो आपको बोलेगा कि ये काम करो, तुम्हारे रिटर्न में ये गलती है, या फिर तुम्हारा कॉस्ट ऑडिट में देख रहा हूँ कि हुआ है बट तुमने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाया, या फिर ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो डू वन थिंग, आप अपने डिफेक्ट को जो है रेक्टिफाई करो। कब तक? विदिन 15 डेज। जिस दिन आपके पास ये इंटीमेशन आता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है और आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कीजिए, उसके बाद से आपके पास 15 दिन का समय चालू होता है, और इस 15 दिन में अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया देन बहुत अच्छी बात है। इफ़ नहीं रेक्टिफाई किया तो हम ऐसा मान लेंगे कि SSC ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। डिफेक्टिव रिटर्न हो जाता है मतलब कि SSC ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मान लो कि 15 दिन का टाइम पीरियड तो हमें मिला था, मान लो 1 जनवरी 23 को हमारे पास आता है नोटिस आता है, हमारे पास इंटीमेशन आता है कि आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है। तो हमारे पास, मैं बोल रही हूँ, हमारे पास 15 डेज़ का टाइम पीरियड है, मतलब हमारे पास 16 जनवरी 23 का टाइम पीरियड है। अब मैंने क्या किया, इस 15 दिनों में तो मैंने डिफेक्ट अपना सही नहीं किया, बट 16 के बाद, बट मेरा असेसमेंट होने से पहले इस टाइम पीरियड में मैंने अपना डिफेक्ट सही कर दिया। तो क्या होगा? तो होगा ये कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलो ठीक है, अब एओ के पास पावर है कि वो आपने ये जो मिस्टेक किया है, आपका ये जो आपने ये जो रेक्टिफाई कर दिया है, आपका ये जो मिस्टेक है वो हम कंडोन कर देंगे। कंडोन मतलब माफ़ कर देंगे, कंडोन का मतलब माफ़ी होता है। तो वो एओ के पास पावर है कि वो माफ़ कर सकता है आपको। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 139 डिफेक्टिव रिटर्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सेक्शन 139AA विच इज़ कोटिंग ऑफ आधार। देखो कई सारे जगहों पे जो है, कई सारे ट्रांजैक्शन पे जब आप 1 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या रखी जाती है कि आप अपना आधार कोड कीजिए। बट आधार कोड करना जो है वो मैंडेटरी है। कहाँ पे? जब आप पैन का एप्लीकेशन दे रहे हैं वहाँ पे, एंड देन जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मांगता है उसमें आधार नंबर जो है मांगता ही है। देन हमारा दूसरा पॉइंट है लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार। अपने पैन को आधार से लिंक करवा लीजिए। अगर आपने लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन जो है आफ्टर 31 मार्च 2022 इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। एंड पैन जो है, ये हम पढ़ रहे हैं पैन के रिगार्डिंग, तो पैन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है?
पीपल रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, आसाम एंड मेघालय, या फिर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसे भी पैन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर पीपल हु आर अबव 80 ईयर ऑफ एज, उनको भी पैन लेना कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एसएससी का मतलब एसएससी मत समझना है, एसएससी मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली है ऑब्वियसली। एंड पर्सन हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू टेक पैन। अब हमारे पास है रूल 114111A। जब पैन जो है, हालांकि इसका बेसिक तो मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पैन इनऑपरेटिव कब हो जाता है। तो आपको बता चुकी हूँ मैं कि पैन इनऑपरेटिव कब हो जाता है, जब आपने लिंक नहीं करवाया है और 31 मार्च 2022 के बाद से आपका पैन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो सपोज़ करो मैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपको पैन देना ज़रूरी है, आपसे मांगा जाता है। कई बार आप कुछ खरीदने जाते होंगे, स्पेशली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे आपसे बोला जाता है कि पैन नंबर लेकर के आइए, पैन कार्ड लेकर के आइए, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है। तो अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया और अगर आपने किसी ऐसे ट्रांजैक्शन में पैन दे दिया है तो आपका पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि आपने पैन जो है उस ट्रांजैक्शन में, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, आपने जो लैंडेड बिल्डिंग परचेज़ की है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपने पैन दिया ही नहीं है। और मान लो 31 मार्च 2022 के बाद से अगर आप आधार और पैन को लिंक कराते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फ़ीस देनी पड़ती है। तो अगर वो फ़ी पेमेंट के बाद से अगर आपने लिंक करा लिया, आधार को लिंक करा लिया, देन आपका पैन जो है ऑपरेटिव हो जाएगा। दिस वाज, ये कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वाई आई एम टीचिंग दिस, द रीज़न बीइंग कि सिंस नाउ ICI also asked ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन के लिए पैन इनऑपरेटिव का ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि कब जो है हम ऐसा मानेंगे, कब जो है पैन लेना ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है आपके पास 4 पॉइंट हो, इसमें कोई और पॉइंट देके पूछ ले कि इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पैन लेना ज़रूरी नहीं होता है, फाइंडिंग द ऑड आउट, तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। सो नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बड़े मार्क्स के लिए देखें तो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर MCQ दीज टॉपिक कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन डिसाइडिंग योर पासिंग मार्क्स। सो दिस इज़ वाई आई एम टीचिंग दिस। आपका पैन के बारे में मैंने तो आपको पढ़ा दिया, अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। अब जो है हमारे पास है एक सब सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 2019 में, पहले हम उसको देख लेते हैं। एंड ये भी पैन से ही रिलेटेड है। इसमें पैन में इसमें लिखा क्या था कि सपोज़ करो आपको पैन जो है, इफ़ नॉट अलॉटेड पैन देन फर्निश आधार नंबर एंड डिपार्टमेंट विल एलोकेट यू पैन। मान लो कि आपके पास पैन जो है नहीं है, बट आपके पास आधार नंबर है, तो आप एक काम करिए, गवर्नमेंट चाहती है कि सबके पास पैन हो जाए। रीज़न बीइंग, इंडिया में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कई सारे फॉरेन कंट्री में सिर्फ एक नंबर है, वो नंबर आपका DL नंबर भी होगा, वो नंबर जो है वो आपका DL नंबर भी होगा। आपका जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारे इंडिया में आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी आधार है, तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। वो नंबर आपका जहाँ पे पैन यूज़ होता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, या फिर जहाँ पे भी हम विड्रॉल करते हैं 1 लाख रुपये से ज़्यादा या 50,000 रुपये से ज़्यादा, या फिर जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे हम पैन देते हैं, वहाँ पे उन ट्रांजैक्शन पे भी वो एक ही नंबर यूज़ होगा। तो एक नंबर से सब कुछ ट्रैक हो जाता है। यानी इंडिया वी हैव डिफरेंट नंबर्स हर एक चीज़ के लिए। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर अलग है, हमारा पैन नंबर अलग है। जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो एक अलग नंबर है जो कि हमारा पैन नंबर है। एंड देन हमारा जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है दैट इज़ आवर आधार नंबर। सो हमारे पास अलग अलग नंबर है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जब पैन और आधार लिंक हो जाएंगे तो एक गवर्नमेंट के पास एक कनेक्शन बनेगा कि ये पर्सन रमेश, अगर मान लो एक आदमी है तो ये रमेश जो है इसके पास ये रमेश जो है उसके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उसको ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी। दैट इज़ वाई पैन और आधार को जो है लिंक किया जा रहा है। तो हमारा पहला प्रोविज़न यही बोलता है कि अगर आपके पास नहीं है पैन तो आप एक काम करिए, सिंपल, आप वहाँ पे आधार नंबर दे दीजिए और डिपार्टमेंट खुद आके आपको पैन दे करके जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इफ़ आधार एंड पैन आर लिंक्ड, मतलब सेम ही बात हो गई, तो आप दोनों में से किसी एक को भी फर्निश कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा तो कई सारी जगहों पे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर लिखा हुआ है आधार तो वो लेते आधार ही है, बट या थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ है कि अगर आधार और पैन अगर आपका लिंक है तो यू कैन फर्निश एनीवन।
थर्ड पॉइंट है हमारा, पर्सन एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन एंड कोडिंग पैन नंबर शैल ऑल्सो ऑथेंटिकेट सच पैन। मतलब ये कि सपोज करो मैं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही हूँ और उस ट्रांजैक्शन में मैंने कोई लैंड और बिल्डिंग परचेज़ किया और उस लैंड और बिल्डिंग परचेज़ करने में मैंने अपना पैन नंबर दिया। अब वो पैन नंबर जब मैं दे रही हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ऑथेंटिकेट भी करूँ कि ये मैं जो पैन नंबर दे रही हूँ वो एक सही पैन नंबर है और ये मेरा ही पैन नंबर है। डी पॉइंट है कि पर्सन रिसीविंग, सपोज करो कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और वो पैन नंबर ले रहा है बायर से, तो उसको ये इंश्योर करना होगा कि जो वो पैन नंबर ले रहा है दैट इज़ ए करेक्ट पैन नंबर और वो पैन नंबर उसी पर्सन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑथेंटिकेशन का मतलब बताया है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है चेकिंग करेक्टनेस की उस सेम पर्सन का है या नहीं एंड पैन नंबर वैलिड भी है या नहीं है। अब हमारे पास एक पेनल्टी का सेक्शन है जो कि ऊपर वाले सेक्शन से यहाँ से आपका रिलेटेड था इसलिए मैंने डाल दिया। इस सेक्शन में 272B में पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई सेक्शन 139A। 139A आपका कुछ नहीं बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है कि कब कब आपको पैन लेना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि अगर जो आपका टोटल इनकम है वो अगर एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो आपको पैन लेना जरूरी है। इसी तरीके से 139A में, जो कि हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंडीशन दी हुई हैं और ये कुछ इतना ज़रूरी भी नहीं है, सो दैट इज़ आई वी हैव नॉट कवर्ड दिस वन। तो 139 में इसी टाइप के कुछ ट्रांजेक्शन है कि आपको पैन लेना कब कब मैंडेटरी है। और मान लो कि आपके ऊपर पैन लेना मैंडेटरी बन गया, आपका जो इनकम है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपका इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो आपको पैन लेना मैंडेटरी है बट आपने पैन नहीं लिया तो आपके ऊपर जो है 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर आपको कहीं पे पैन कोड करना था बट आपने रॉन्ग पैन कोड कर दिया देन आपके ऊपर भी 10,000 की पेनल्टी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आज की क्लास के लिए सिर्फ हमारा एक सेक्शन बचता है, वो सेक्शन है 140 जो कि सेल्फ असेसमेंट 140A जो कि सेल्फ असेसमेंट की बात करता है। और इसके बाद से हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ जो असेसमेंट होता है ना, चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जो असेसमेंट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है कि एसएससी के लिए, दिस इज फॉर एसएससी। दूसरा पार्ट होता है डिपार्टमेंट के लिए और तीसरे पार्ट में डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है जहाँ पे हमारा पेनल्टी वगैरह लगना शुरू होते हैं। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है एसएससी से बोलती है कि सुनो तुम्हारा अब ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया और तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या कमाया है, कितने पे टैक्स देना है, तो आप पहले खुद से सेल्फ असेस कर लो अपने इनकम को, उसके टैक्स को, और उस इनकम को और टैक्स को जब आप सेल्फ असेस कर लो तो गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म निकाले हुए हैं, उस फॉर्म में फिल करके आप गवर्नमेंट को दे दो कि मैंने ये कमाया है और मुझे उस पर मेरा इतना टैक्स बनता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा डिपार्टमेंट का। अब जब गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हेयर मीन्स डिपार्टमेंट ऑब्वियसली, अब डिपार्टमेंट जो है जब वो फॉर्म को लेती है तो वो लेने के बाद से डिपार्टमेंट जो है उसे चेक करना शुरू करती है। चेक बहुत से तरीक़ों से करती है, सॉफ्टवेयर से करती है, खुद असेसिंग ऑफिसर भी करता है और बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हम बाद में देखेंगे। तो सेकंड पोर्शन जो है हमारा, फर्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास के बाद। आफ्टर 140A डिस्कशन आज की क्लास के बाद से एसएससी को जो करना था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे कि ये रिटर्न लेने के बाद से डिपार्टमेंट क्या कर रही है, और उसके बाद से डिपार्टमेंट जब देख लेती है अपना, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो डिपार्टमेंट जो है फीस या पेनल्टी, मान लो कि अगर आपने टैक्स अंडर पे किया है या फिर आपने चोरी की है टैक्स की, तो आपने कोई इनकम नहीं डिस्क्लोज़ किया है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मीन्स ऑफ कोर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपको पेनल्टी लगाती है। सो ये 3 स्टेजेस में बटा हुआ है। आज की क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारे पास सेक्शन होता है 140 विच डील्स विथ सेल्फ असेसमेंट, और सिंपल सा सेक्शन है। आपको जो है क्या बोलता है, सेल्फ असेसमेंट ये बोलता है कि आप एक एसएससी हो, इससे पहले कि हम चेक करें आप अपना रिटर्न, आप अपना इनकम टैक्स खुद ही चेक कर लो और खुद चेक करके हमें बता दो कि आपका टोटल कितना नेट टैक्स पेएबल बनता है। तो 140 सेल्फ असेसमेंट हमें ये बोलता है कि सबसे पहले आप अपना टैक्स ले लेना, उस पर इंटरेस्ट आपके पास अगर 234 ABC का आ रहा है तो वो ऐड कर देना, एंड देन फ़ी ऐड कर देना। और अगर आपके पास कोई रिलीफ है 90, 98 या 91 की मैट क्रेडिट है, या फिर TDS TCS है, या फिर एडवांस टैक्स है, या फिर 89 की रिलीफ है, अगर आपके पास कोई रिलीफ है तो इसको लेस कर देना और आपके पास अब ये जो है ये नेट टैक्स पेबल जो है बच के आ गया। आप इस टैक्स को पे कर देना और रिटर्न फाइल कर देना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ होता है, जैसे मान लो कि ये मेरा निकल के आया 5 लाख का अमाउंट, ये एसएससी के लिए बोला जा रहा है कि आप जो है अपना टैक्स पेबल ऐसे निकालना 5 लाख का अमाउंट,
और चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 234F जो है ये मेरा 50K आया था और ये मेरा 70K आया था, और जो हमने पेमेंट किया है वो एक्चुअली 2 लाख रुपीज़ किया है। तो हमारा 140A जो बोलता है कि सिंस आपने कम पेमेंट किया है तो ये मत सोचना कि ये 2 लाख जो है आप पूरा का पूरा, अब मान लो ये 1.2 हो गया ना, हमारे पास टोटल कितना पेबल था, एक सेकेंड, हमारे पास टोटल 5 लाख पेबल था जिसमें 1.2 हो गया। ये हमारा 5 लाख पेबल था और 1.2 लाख जो है हमने एक्चुअली पे किया है। तो हमारे पास निकल के कितना है, 3.8 जो है अभी भी हमें पे करना है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, मान लो कि 3.8 पे करना है, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता होगा, जो कि हमारा ये होता होगा 3.8 लाख जो है वो हमारा ये निकल के आता होगा 3.8 लाख, और उसके बाद से हमने कुछ लेस किया और हमारे पास 5 लाख आ गया। ज़्यादा कैलकुलेशन पे मत जाओ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझो। मान लो ये नील है, सपोज़ करो, ठीक, ये टोटल जो है ये नील हो गया, तो हमारे पास टोटल 5 लाख बन रहा था और हमने जो है एक्चुअली में पे कितना कर दिया, हमने पे कर दिया 2 लाख रुपए पे किए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस 2 लाख रुपए में सबसे पहले जो है आप 234F को प्रायोरिटी देना। यस, सबसे पहले जो है वो 234F को प्रायोरिटी देना, फिर इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना और तब टैक्स को प्रायोरिटी देना। मतलब आपके पास जो 234F की जो पेमेंट आ रही है इसमें तो 5 की ही आती है ना 234F में। सी दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ 234F। सेक्शन जो है आपको बहुत टेक्निकल नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 50 के लिख दिया है और मुझे ध्यान ही नहीं था कि एक्चुअली में 234F जो होता है उसमें सिर्फ 5,000 की फ़ीस लगती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम प्रैक्टिकल सवाल बनाते हैं ना तब हम इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। तो जो 2 लाख हमने पैसे यहाँ पे किए हैं ना, कैलकुलेशन पे मत जाओ, उसमें सबसे पहले हम 234F के F को एडजस्ट करेंगे 5,000 यहाँ पे, और अगर मान लो 95K जो है हमारा अगर इंटरेस्ट रहा तो पहले 5,000 ये 95 के इंटरेस्ट, और अगर हमने 2 लाख पे किया है तो 1 लाख यहाँ पे कंज्यूम हो गया, 1 लाख रुपीज़ जो है हमारा टैक्स में होगा। अब मान लो टोटल 5 लाख रुपए था, जिसमें कि ये 1, 2 और 3 लाख रुपए अभी भी हमारे पास बचते हैं देने को। ऊपर के कैलकुलेशन में मत जाओ, मैंने गलत बना दिया था, वहाँ पे 50 के लिख दिया था। मैं अब आपको बता रही हूँ कि 234F की फ़ीस हमारे पास 5 लाख रुपए थी और इंटरेस्ट जो है हमारे पास टोटल मिला के 95 के था। तो अगर ये मेरा 5 की हो गया, ये 95 की हो गया, तो मेरा टोटल टैक्स पेबल कितना बन रहा होगा, 4 लाख रुपीज़ बन रहा होगा, तभी तो मेरा टोटल 5 लाख रुपए निकल के आया होगा। इस 5 लाख रुपए में हमने जो पे किया है वो सिर्फ 2 लाख रुपए पे किया है। अब सिंस हमने सिर्फ 2 लाख रुपए पे किया है तो एडजस्टमेंट जो होगा वो सबसे पहले 234F की फ़ीस का होगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि आपने ये फ़ी पे कर दिया, तब हम मानेंगे कि आपने ये इंटरेस्ट पे कर दिया। अब 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए तो आपके कंज्यूम हो गए, बाकी 1 लाख रुपीज़ जो है हम मानेंगे कि आपने टैक्स पे किया है। मतलब टैक्स में अभी भी 3 लाख रुपए आपको पे करना बचता है। टोटल 4 लाख रुपए था, आपको 1 लाख जो है पे कर दिया और 3 लाख रुपीज़ स्टिल यू हैव टू पे। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ऐसा सिस्टम क्यों बनाई है कि पहले हम 234F और इंटरेस्ट को मानेंगे? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट का सेक्शन पढ़ रहे होंगे 234ABC, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जितना आपने पेमेंट नहीं किया है, जितना भी आपका शॉर्टफॉल पेमेंट है, 234B जो है हमारा ये बोलता है कि अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है तो उस शॉर्ट पेमेंट पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे। सो अल्टीमेटली ये जो है 3 लाख रुपए पे अब फिर से 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है। सो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि पहले 234F एडजस्ट करो, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट करो, फिर टैक्स को एडजस्ट करो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेक्शन 148 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो SSC को करना होता है वो ख़त्म होता है। कल से हम देखने वाले हैं वो पार्ट जहाँ पे डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करती है। जब उनके पास रिटर्न जाता है, जब फॉर्म जाता है, तो वो चेक करना कैसे शुरू करती हैं। सो वी विल सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।